नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फाइनल रिवीजन करेंगे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स का। लगभग 35 से लेकर 40 तक इम्पॉर्टेंट स्कीम है और इनको हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आखिरी समय में यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, तो कम से कम इतनी योजनाओं को तो आप रिवाइज कर ही लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम टू द पॉइंट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की। इसको स्वीकृति नवंबर 2014 में प्राप्त हुई थी और यह ऑफिशियल रूप से चालू होती है 25 जुलाई 2015 को पटना से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था? अविद्युतीकृत गाँवों का विद्युतीकरण करना, यानी कि जिन जिन गाँवों तक बिजली नहीं पहुंची है उन गाँवों तक बिजली को पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य था। इस योजना का नाम था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये योजना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसमें मेजर चेंज किया गया है। इसके प्रीमियम राशि को हाल ही में चेंज किया गया था, जिस कारण से यह योजना काफ़ी न्यूज में थी। इसकी शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को। 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के लोग इसके पात्र होते हैं। इसकी अर्हता जो है 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लिए है। इसकी प्रीमियम की राशि अब 20 रुपये वार्षिक हो गई है, पहले यह 12 रुपये हुआ करती थी। इसका लाभ किसको मिलता है? तो 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर इसमें दिया जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर इसमें दिया जाता है। जो अभिदाता होते हैं, यानी कि जो इस योजना में प्रीमियम की राशि भरता है, तो अभिदाता की दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की जो बीमा की राशि है वह उसके परिवार वालों को दे दी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी प्रीमियम की राशि आप याद रखिएगा, अब इसकी 20 रुपये हो चुकी है, पहले थी यह 12 रुपये। इसके बाद अगली जो स्कीम आपकी है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें भी चेंज किया गया था। इसकी भी जो प्रीमियम राशि है पहले 330 रुपये हुआ करती थी, अब इसको 436 रुपये वार्षिक कर दिया गया है। तो यह भी स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी भी शुरुआत जो है 9 मई 2015 को की गई थी। इसकी अर्हता है 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के लोग इसके पात्र होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस बीमा योजना की जो परिपक्वता है, मैच्योरिटी, वो होती है 55 साल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा जो लोग इस योजना का लाभ लेते हैं तो उनके खाते से जो है ऑटो डेबिट, यानी कि स्वतः ही पैसे काट लेने की सुविधा भी इसमें दी जाती है कि आपके अकाउंट से स्वतः पैसे काट लिए जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो ऑटो डेबिट की सुविधा भी इस जीवन ज्योति बीमा योजना में दी गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसमें होता क्या है, इसमें भी जो है किसी भी कारणवश जो है अभिदाता की मृत्यु होने के बाद जीवन बीमा की जो 2 लाख रुपए की राशि है उसके परिवार को दे दी जाती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसकी प्रीमियम की राशि आप जरूर याद रखिएगा, 436 रुपये अब यह उसकी प्रीमियम की राशि हो चुकी है, पहले यह थी 330 रुपये। तो ये दोनों योजनाएं आपकी जो हो गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आपकी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, दोनों आपकी 9 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। इसके बाद अगली स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत आपकी 21 फरवरी 2016 को की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपांतरित करना। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का, इस स्कीम का क्रियान्वयन किया जाता है। किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 21 फरवरी 2016 को यह स्कीम आपकी लॉन्च हुई थी, शुरू हुई थी। पूरा स्कीम की यहाँ पे बात करते हैं। यह भी आपकी ग्रामीण विकास से रिलेटेड आपकी स्कीम थी पूरा। इसको जो है इसका पूरा नाम सबसे पहले आप याद रखिएगा, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। इस स्कीम के पूरे नाम में ही इसकी खासियत का पता चल जाता है। आपको अगर थोड़ी बहुत भी जानकारी होगी तो इसके पूरे नाम में ही आपको इस स्कीम का खासियत पता चल जाएगी। इसकी खासियत क्या है कि अर्बन एमिनिटीज़, जो भी आपके शहरी सुविधाएँ उनको गाँव तक लाना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था। पूरा को जो है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जनवरी 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तुत किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उजाला स्कीम की अगर हम बात करें तो उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल इसका पूरा नाम है। 1 मई 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कम मूल्य पर इसमें जो है LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कम मूल्य पर इसमें LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
इसके बाद एक स्कीम आपकी थी ग्राम उजाला योजना, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ग्राम उजाला योजना के बारे में आप बता सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसको शुरू किया गया था, यानी कि जिन शहरों से ये स्टार्ट किए गए थे, यानी कि स्टार्टिंग में 5 से लेकर शायद 5 शहरों से इसको शुरू किया गया था। तो उन 5 शहरों में, मुझे कंफर्म नहीं उतना, तो उन 5 शहरों में एक उत्तर प्रदेश का भी शहर था। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर से जो है ग्राम उजाला योजना को स्टार्ट किया गया था। इसको भी आप देख लीजिएगा। यह भी, इसके अंतर्गत भी सब कम मूल्य पर LED बल्ब उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इसको भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ग्राम उजाला योजना को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ग्राम उजाला योजना के बारे में। तो ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ जो ऑफिशियल रूप से आरा से किया गया था, आरा से जो है ग्राम उजाला योजना को ऑफिशियल रूप से शुरू किया गया था, तथा स्टार्टिंग में जो है इसको वाराणसी में भी लॉन्च किया गया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इसको लॉन्च किया गया था। तो यह आपकी योजना इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इस योजना को स्टार्टिंग में लॉन्च किया गया था, तथा ऑफिशियल रूप से इसकी शुरुआत आपकी आरा से होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसका उद्देश्य क्या था ग्राम उजाला योजना का, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब उपलब्ध करवाना इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इसको लॉन्च किया गया था, ग्राम उजाला योजना को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे थे, उज्ज्वला योजना की ना। हाँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी टैगलाइन आपसे पूछी जा सकती है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसकी टैगलाइन थी। बलिया, उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को। सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वर्ष 2020 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 8 करोड़ परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क जो है रसोई गैस प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा हाल ही में उज्ज्वला योजना का सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो फैक्ट भी आपको याद रखना है। उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड फेज है, दूसरा चरण है, यह उत्तर प्रदेश के महोबा से लॉन्च किया गया 10 अगस्त 2021 को। तो ये सुपर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें तो औपचारिक शुभारंभ इसका किया गया था 20 नवंबर 2016 को। यहाँ पे हम ग्रामीण की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी द्वारा आगरा से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत हुई थी ग्रामीण की। यहाँ पे हम बात करें, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 20 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आगरा से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करवाना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस योजना को, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को जो है अब कब तक जो है लागू किया जाएगा, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको 2024 तक लागू करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। शहरी योजना भी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण दोनों को अब 2024 तक लागू किया जाएगा। ये हाल ही में मेजर चेंज किया गया था। इसमें जो है समतल क्षेत्रों में प्रति आवास 1,20,000 रुपये, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 1,30,000 रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसके बारे में आपको याद रखना है। लागत का बंटवारा इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य कितना होता है, तो 60 संबंधित 40 के मध्य समतल क्षेत्रों में और 90 संबंधित 10 के मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में यह लागत का बंटवारा किया जाता है केंद्र और राज्यों के मध्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा 29 नवंबर 2021 तक इस योजना के तहत जो है कुल 2.95 करोड़ आवासों में के लक्ष्य में से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आप कम से कम याद कर लीजिएगा। 29 नवंबर 2021 तक इस योजना के तहत जो लक्ष्य था 2.95 करोड़ आवासों को बनाने का, इसमें से 1.65 करोड़ आवासों को बनाया जा चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, निर्धारित लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम और लिंग का चयन का उन्मूलन करना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित करना इस योजना का मेन उद्देश्य था।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आपको याद रखना है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी पीएम मोदी के द्वारा। इसके बाद अगला स्कीम आपके सामने है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो 27 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी के द्वारा इसको शुरू किया गया था, इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसकी घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी पीएम मोदी के द्वारा कि यह जो मिशन है यह जल्द ही स्टार्ट कर दिया जाएगा और ऑफिशियल रूप से इसका शुभारंभ होता है 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य आईडी, एक हेल्थ आईडी प्रदान की जाती है। वह जो हेल्थ आईडी होती है उस व्यक्ति के हेल्थ खाते की तरह जो है काम करती है। जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है ना, जैसे बैंक अकाउंट में कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबका हिसाब उस बैंक अकाउंट में रहता है, उस आईडी में रहता है। जो एक आपका पर्टिकुलर पासबुक होता है उसमें आपको सभी ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे। उसी तरह से एक हेल्थ आईडी भी आपको दी जाएगी जिसमें आप जो भी अपनी जांच करवाएंगे, जो भी इलाज करवाएंगे, उसका रिकॉर्ड आपके हेल्थ आईडी में रहेगा। तो ये सुविधा आपको मिलेगी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को एक टेलीमेडिसिन सेवा से जोड़ दिया गया है। उस टेलीमेडिसिन सेवा का क्या नाम है? तथा एक चीज़ और आपको बताना है कि जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत कितने अंकों का आभा नंबर दिया जाता है, ये दोनों जवाब आपको देना है। हाल ही में जो मैंने MCQs की सीरीज चलाई थी उसमें मैंने इनके बारे में पूरे डिटेल में बताया हुआ है। तो इन दोनोों प्रश्नों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला है पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 29 सितंबर 2021 को इसको मंजूरी दी गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। यह योजना अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगी, वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 तक, यानी कि अगले 5 वर्षों तक आपकी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना लागू रहेगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसको जो है मिड डे मील कार्यक्रम के स्थान पर हाल ही में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं कक्षा 1 से लेके 8 तक के सभी स्कूली बच्चों के लिए यह योजना आपकी है, पीएम पोषण योजना। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पका हुआ पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत मिड डे मील योजना के स्थान पर इसको लॉन्च किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति स्कूल प्रति बच्चों के लिए 100 ग्राम तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु 150 ग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी इसके अंतर्गत। तथा इस योजना में अगले 5 वर्षों तक कुल व्यय होने का अनुमान है 1,30,794.90 करोड़ रुपए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें केंद्र का कितना होगा, राज्य का कितना होगा और टोटल खाद्यान्न पे कितना व्यय किया जाएगा, यह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की। आइए, तथा एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका कब से कब तक मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आपका 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था अनपेक्षित घटनाओं के कारण फसल हानि से प्रभावित किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी आय को स्थिर करना। इसका मेन उद्देश्य था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। तथा इसमें किन किन फसलों के लिए कितनी प्रीमियम की राशि आपसे पूछी जा सकती है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों के लिए 2% प्रीमियम की राशि है, रबी फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम की राशि है और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम की राशि है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगली स्कीम आपकी मनरेगा है। बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। इसका एक्ट आप याद कर लीजिएगा, 2005 का यह कानून है, 2005 का यह एक्ट है। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। स्टार्टिंग में इसका नाम था नरेगा तथा 2009 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था मनरेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में यह 2 फरवरी 2016 को शुरू हुआ था नरेगा के फॉर्म में। कब, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में, यानी कि नरेगा के रूप में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के कहाँ से? तो अनंतपुर से। तथा नरेगा का नाम जो है 2009 में कर दिया गया था मनरेगा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद
इसमें जो है 75/25 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारें अपना व्यय करती हैं। तथा इसके करंट की अगर हम बात करें तो हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021-22 में आपकी जो यूपी गवर्नमेंट है उसके द्वारा 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे वित्तीय वर्ष 2021-22 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तथा यूपी गवर्नमेंट का लक्ष्य है वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के अंतर्गत यानी कि मनरेगा के अंतर्गत 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाए। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए थे। और अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश का क्या है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 32 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाए मनरेगा के अंतर्गत। तो यह यूपी का करंट मैंने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा हेतु 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तथा वित्त वर्ष 2021-22 में 68,233 करोड़ का फंड रिलीज हुआ था। तथा 25 नवंबर 2021 तक 8.85 करोड़ लोगों को 240 करोड़ श्रम दिवस के तहत काम दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा मनरेगा से अगर कोई डेटा लेटेस्ट का पूछा जाएगा तो यहीं से डेटा लेटेस्ट का पूछा जाएगा। कितने कार्य दिवस सृजित किए गए, श्रम दिवस कितने सृजित किए गए, ये आपसे पूछा जा सकता है। तथा इसका बजट भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्कीम आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जून 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है इसके बारे में। तथा 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जो शुरुआत है जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। तथा आगे चलकर 2015 में इसका नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। तथा यह जो DAYNRLM है केंद्र सरकार का गरीबी राहत कार्यक्रम है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा NRLM के तहत उप योजनाएं कौन कौन सी है, तो एक ही उप योजना कम से कम आप याद कर लीजिएगा, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना यह उप योजना है। इसके अंतर्गत 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने आपको बताया नहीं इसमें, राजीव गांधी आजीविका मिशन में इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी। तो इसकी शुरुआत 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसकी जो शुरुआत है जिसको हिंदी में हम बोलते हैं राजीव गांधी आजीविका मिशन, इसकी शुरुआत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी जो शुरुआत है 3 जून 2011 को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया नहीं था, बच्चों से आपको बता दूं, आपसे पूछा जा सकता है इसकी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आप देख लीजिए। 25 दिसंबर 2000 को यह स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके बारे में आपको याद रखना है। और इस योजना के अंतर्गत 500 से अधिक जनसंख्या वाले गैर संपर्क मार्ग वाले गांवों को सभी मौसम में चलने वाली पक्की सड़कों से जोड़ा जाना इसका लक्ष्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी सहभागिता केंद्रीय 25% केंद्र और 75% राज्य। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊपर नीचे हो गया है, तो आप 25% आपका राज्य हो जाएगा, यहाँ पे 25% आपका राज्य हो जाएगा और 75% आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय सहभागिता राज्य सरकार की आपकी 25% है वर्तमान में, और केंद्र सरकार की है 75%। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो इसको आप याद कर लीजिएगा, 75% केंद्र सरकार आपकी यानी कि भारत सरकार और 25% राज्य सरकार। इसके बाद अगला क्या है यहाँ पे दिया गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2021-22 में 11,588 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे आपके इस योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तथा इसमें सेंटर 25% व्यय करता है और 25% आपकी स्टेट व्यय करती है, और विशेष राज्यों में 90% सेंटर और 10% स्टेट व्यय करता है इस सिंचाई योजना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है आपके सामने दिया गया
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी राजस्थान के सूरतगढ़ से। आप याद कर लीजिएगा, राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो है किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ई नाम की अगर हम बात करें तो ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम को शुरू किया गया था, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 14 अप्रैल 2016 को आपका ई नाम शुरू हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वित्तीय वर्ष यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसानों को संस्थागत स्रोतों जैसे बैंकों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में आसानी से तथा समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने वर्ष 1998-99 के बजट में इस योजना की घोषणा की थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, उस समय जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, उन्हीं के द्वारा जो है इसके बारे में घोषणा की गई थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आरबी गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर इस योजना को अगस्त 1998 में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आरबी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन पर अनुशंसा पर इस योजना को अगस्त 1998 में प्रारंभ किया गया था। इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें और तो यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई थी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यूपी बजट 2022-23 की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 10,547 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इम्पॉर्टेंट है। लेटेस्ट बजट जो आपका यूपी का आया था ना, उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए आपका 10,547 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तथा इसी के अंतर्गत आपकी आशा बहुएँ भी आती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भी आपकी आशा बहुएँ आती हैं। तो आशा का पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के लिए यूपी बजट में जो है 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। तथा 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर आपकी आशा बहुओं का प्रावधान है। तथा हाल ही में आशा बहुओं को जो है एक अवार्ड भी मिला था, WHO डायरेक्टर जनरल्स ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत मई 2013 में की गई थी। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। मई 2013 में आपका राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। तथा ऑफिशियल यानी कि इसकी 23 सितंबर ऑफिशियल रूप से यह लागू होती है 25 सितंबर 2018 को, यानी कि शुरुआत तो इसकी हो जाती है आपकी 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से, लेकिन यह ऑफिशियल रूप से लागू होती है 25 सितंबर 2018 को दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह जो आपकी योजना है जन आरोग्य योजना, यह BPL बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख वार्षिक तक की चिकित्सा सुविधा इसके अंतर्गत दी जाती है। इम्पॉर्टेंट है। पूरी तरह से यह कैशलेस योजना है। तो यह पूरी तरह से कैशलेस योजना है। इसके अलावा हाल ही में एक कार्यक्रम शुरू किया गया था आरोग्य धारा 2.0। तो यह किस लिए शुरू किया गया था? यह आपके जन आरोग्य योजना से रिलेटेड है। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा 18 अगस्त 2021 को आरोग्य धारा 2.0 को लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना की उपलब्धि का प्रसार करना था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के उपलब्धि का प्रसार करने के लिए आरोग्य धारा कार्यक्रम को शुरू किया गया था 18 अगस्त 2021 को। इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मांडविया के द्वारा। इसके बाद आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 18 अगस्त 2021 तक अस्पताल में 2 करोड़ लोगों को दाखिला दिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की अगर हम बात करें तो इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये आवंटन इसके अंतर्गत केंद्र सरकार करेगी। यानी कि केंद्र सरकार जो है इसके अंतर्गत अगले 6 वर्षों में
64,180 करोड़ रुपए का आवंटन करेगी प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के अंतर्गत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है 17,788 ग्रामीण तथा 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों की स्थापना इसके अंतर्गत की जाएगी। इसके बाद सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो देश भर में स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना इसका मेन उद्देश्य है। इसकी अवधि 6 वर्षों की होगी तथा वाराणसी से जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाराणसी से लॉन्च किया गया था इस योजना को, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिशन इंद्रधनुष के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। यह एक यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, सार्वभौमिक टीकाकरण प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित टीकों के लिए जो है टीकाकरण की सुविधा थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तपेदिक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा, क्षय रोग और मेनिंजाइटिस, निमोनिया, इन सभी रोगों का टीकाकरण जो है किया जाता था मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत बहुत सारे चरण भी बाद में स्टार्ट किए गए, तो उनको भी यहाँ पे लिखा गया है। तो सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहला इसका वाला जो सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम था, पहला वाला, इसको 2017 में प्रारंभ किया गया था। शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देना जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे, यानी कि पहला वाला जो आपका मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत जो है जो शहरी क्षेत्र छूट गए थे उन पर अधिक ध्यान देने के लिए 2017 में सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 को स्टार्ट किया गया था। इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को कब स्टार्ट किया गया था? 2019-20 के दौरान। पल्स पोलियो कार्यक्रम के 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। इसके बाद इसका तीसरा चरण स्टार्ट किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष का तीसरा चरण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2021 को स्टार्ट किया गया। कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है सघन मिशन इंद्रधनुष के तीसरे चरण को स्टार्ट किया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इसका चौथा चरण भी स्टार्ट किया गया है जो चल रहा है वर्तमान में। तो 2022 में कोविड-19 के दौरान टीकाकरण की जो रफ्तार धीमी हो गई थी उसको तेज करने के उद्देश्य से इसका चौथा चरण स्टार्ट किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके वर्तमान में इसका चौथा चरण चल रहा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जननी सुरक्षा योजना की अगर बात करें तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी। माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए इसको शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जन स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव कराने पर 1400 की नगद सहायता प्रदान की जाती है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत वर्ष 2013 में की गई थी, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा मार्च 2020 तक इसको जारी करने का निर्णय लिया गया था। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 4 चरण भी थे, 4 घटक भी थे, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके 4 घटक क्या क्या थे तो यहाँ पे लिखे गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 4 घटक थे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन। इसके 4 घटक थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको हम सुमन योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी। देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इसका मेन उद्देश्य था। गर्भवती महिलाओं के प्रसव के 6 माह के पश्चात माता तथा सभी नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान भी इसके अंतर्गत किया गया है। इसके बाद गर्भवती महिलाओं को घर से स्वास्थ्य संगठन तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा भी इसमें दी जाती है सुमन योजना में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे सुमन योजना की बात हो रही है। सुमन योजना का पूरा नाम होता है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में ये बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल
2008 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब 1 अप्रैल 2015 से स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ये योजना हो गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज इसमें प्रदान किया जाता है। प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर के आधार पर जो है कुल बीमा राशि 30,000 रुपये इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2008 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था तथा आगे चलकर 1 अप्रैल 2015 से यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन हो गई थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसके बाद लाभार्थियों को बायोमेट्रिक सक्षम स्मार्ट कार्ड भी इसके अंतर्गत दिया जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद भारत सरकार द्वारा अनुमानित वार्षिक प्रीमियम राशि का 75% भी इसमें दिया जाता है। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय जो आपकी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अनुमानित वार्षिक प्रीमियम राशि का 75% दिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना जून 2011 में शुरुआत की गई थी। नवजात बच्चों की देखभाल के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, बाजार से कम मूल्य पर दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत। इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए दूसरा प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है, आप इसको बताइए। करंट अफेयर्स के सेक्शन मैंने इसको बताया हुआ था कि किस मंत्रालय के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जवाब। टीबी हारेगा भारत जीतेगा अभियान शुरू किया गया था 25 सितंबर 2019 को। वर्ल्ड टीबी डे आपका होता है 24 मार्च को तथा इस वर्ष इसका थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भी है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने 32 योजनाओं को कवर कर लिया है, बाकी की भी योजनाओं को ये देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी 25 जुलाई 2015 को। इसमें अगले एक वर्ष में, यानी कि जब यह शुरू की गई थी 2015 में, तो इसमें अगले एक वर्ष में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा 4 वर्षों 2016 से 20 तक इस योजना को बढ़ाया गया तथा इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई प्रधानमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 दिसंबर 2016 को देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की आधारशिला रखी गई थी कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा आपका विश्व युवा कौशल दिवस कब होता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे आपका 15 जुलाई को होता है। और इसी विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ही 15 जुलाई को जो होता है आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आपका जो खाद्य सुरक्षा मिशन है अधिनियम, इसका कौन सा है अधिनियम की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2013 का यह अधिनियम है। इसका अधिनियम आप याद रखिएगा, अधिनियम का वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, तो 2013 का अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह योजना देश के नागरिकों को भोजन की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों को 3 रुपये प्रति किलो चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 1 रुपये प्रति किलो मोटे अनाज दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 5 जो है किलो प्रति व्यक्ति इसके अंतर्गत प्रदान किया जाता है अनाज, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से आयु संबंधी बीमारियों का सामना कर रहे बुजुर्गों को जो बीपीएल सूची के अंतर्गत आते हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जिनको सुनने की क्षमता कम होती है उनको सुनने वाला उपकरण, जिनको देखने की क्षमता कम होती है उनको आँख के चश्मे दिए जाते हैं। इसके अलावा इसी तरह के अन्य उपकरण भी दिए जाते हैं बुजुर्गों को इसके अंतर्गत, इसको आप याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन साक्षरता अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी 2017 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह आपसे पूछी जा सकती है। तो 10 सितंबर 2020 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। तो 10 सितंबर 2020 को इसको शुरू किया गया था। यह मत्स्य क्षेत्र पर केंद्र सरकार की एक सतत विकास योजना है जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज
के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक यानी कि अगले 5 वर्षों की अवधि तक सभी राज्यों और यूटीज में कार्यान्वित किया जाएगा। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी की यहाँ पे बात हो, यानी कि अगले 5 वर्षों यानी कि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इसको चालू रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आप इसे याद कर लीजिएगा। नीली क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था, मत्स्य संपदा योजना का याद रखिएगा। और इस योजना पर संभवतः जो है 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा अगले 5 वर्षों में, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आपका 2007-8 के दौरान शुरू किया गया था। उद्देश्य धान, गेहूं, दालों के उत्पादन में वृद्धि लाना इसका उद्देश्य था। तथा ऊपर हमने किसकी बात की थी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान, और किसकी बात की थी, एक्ट की बात की थी, यहाँ पे अधिनियम की बात की थी, जिसको आप याद कर लीजिएगा। अधिनियम इसका है 2013 का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, यह एक उप योजना थी किसके अंतर्गत, तो DAYNRLM के तहत एक नई उप योजना को शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 2017 में। बस इतना ही आपको याद रखना है। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के बारे में हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, तो DAYNRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का। इसमें जो है इसके तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत ई-रिक्शा और 3 पहिया जैसी सुरक्षित और सस्ते वाहनों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत निर्माण योजना शुरू की गई थी 16 दिसंबर 2005 को इसका शुरुआत हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों के विकास हेतु इसको शुरू किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 6 क्षेत्रों पर यह केंद्रित थी, आपकी यानी कि 6 एरियाज पर 6 क्षेत्रों पर यह केंद्रित थी, सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, इन 6 एरियाज पर आपकी केंद्रित थी भारत निर्माण योजना। 16 दिसंबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें तो वर्ष 2009-10 के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत सरकार के द्वारा इसे एक पायलट कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया गया था। उन गांवों का समुचित विकास करना जिनमें अनुसूचित जातियों की आबादी 50% से ऊपर हो। 5 राज्यों में स्टार्टिंग में इसको शुरू किया गया था, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम। इसको आपको याद रखना है, इन 5 राज्यों से मिलाकर कुल 1000 गाँव का चयन किया गया था इस योजना के अंतर्गत, जिसका नाम है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके बारे में आपको याद रखना है। भारत सरकार वर्ष 2024-25 तक 26,968 गाँव को कवर करने की योजना बना रही है इसके अंतर्गत, इसके बारे में आपको याद रखना है। हरियाली योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 जनवरी 2013 को इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका क्या था, जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था हरियाली योजना का। इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस योजना के देश की 2.3 करोड़ लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है हरियाली योजना को, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरह से टोटल हमने कितनी योजनाओं को कवर कर लिया है, टोटल हमने 42 योजनाओं को कवर कर लिया है इसके अंतर्गत। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लास्ट समय में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा यह वीडियो आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।